एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में एक नई निशस्त लेकर आए हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ हमारे मेहमानान इनामुल हक साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एजाज अयूब साहब। मैं आप दोनों का वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। नाजरीन, आज की निशस्त जो है हमने फिनेंशियल इंक्लूजन को लेकर रखी हुई है, जिसमें हम जो गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो उन्होंने कुछ लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन के लिए हैं या बाकी पॉपुलेशंस के लिए है। एक तो आज ये भी जानेंगे कि इनका रैशनल ये स्कीम्स या इनिशिएटिव्स क्यों रखे गए हैं। दूसरी ये चीज़ कि उनके बेनिफिशरीज कौन हैं, और तीसरी और अहम चीज़ जो है कि उन बेनिफिशरीज को ये सारी स्कीम्स हासिल करने के लिए हमें भी पता बड़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। कहाँ जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद ज़रूरत हैं, इन स्कीम्स के नशे व फराज जानेंगे, इनके बेनिफिट्स जानेंगे, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों में के बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं एजाज साहब आपसे। पहला बुनियादी सवाल कि गवर्नमेंट स्कीम्स पे हम शायद बाद में आते हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों रखी गई हैं और गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट मिलता है, या जो इसमें बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? प्लीज़। सरकार का जो एक रोल होता है, इसमें ग्रोथ एक रोल होता है सरकार का। इकोनॉमी ग्रो हो जाए, उसकी वजह से लाइफ स्टैंडर्ड लोगों का ग्रो हो जाए, और रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर कभी ग्रोथ स्क्यूड होती है, किसी एक तबके को ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, तो सरकार का ये रोल होता है कि वो टैक्सेस या बाकी रोल्स के जरिए वो पैसा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में लगाए। अब सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में हमने देखा होगा बहुत सी स्कीम्स है, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम, इसमें जो एमजी नरेगा एक स्कीम है जहाँ पे 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और आपके अकाउंट में पैसा आता है। इसी तरीके से राशन में डिस्काउंट्स मिलते हैं या आपको सब्सिडी मिलती है गैस सिलेंडर पे। तो ये सारे बेनिफिट्स सरकार देती है लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को, जिनकी इनकम लेवल्स बहुत कम है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस तबके को साथ लेके चलना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना, और उनको ऐसा ना हो कि कोई लोग फाका कशी से मर जाए, कोई ऐसा ना हो कि पढ़ाई ना कर पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इलाज की वजह से उनको ऐसे नुकसान पहुंचे। तो अब ये जो पैसा जाता था इनिशियली, ये एक ट्रेडिशनल रूट के थ्रू जाता था। मींस आपको एक क्लर्क के पास जाना था जहां पे करप्शन की लेवल्स काफी हाई थी अक्रॉस इंडिया। तो वहां पे अगर एक स्कीम की मैं बात दूंगा, जैसे लाडली बेटी स्कीम है जम्मू कश्मीर सरकार की, उसमें जब भी लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के घर पे किसी की बेटी पैदा होती है तो सरकार की तरफ से उनको 1000 रुपये माहाना मिलता है कुछ मुद्दत के लिए। अब पहले क्या होता कि अगर ऐसी कोई स्कीम होती, वो एक पर्टिकुलर ऑफिसर के थ्रू होता, किसी ऑफिस के थ्रू होता। पहले तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होते कि पैसे का मूवमेंट, फॉर्म्स भरना, उसके बाद फॉर्म्स अभी भी भरने हैं, उसके बाद वो जब लेने जाता था 1000 के बदले उसको कमीशन 50 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए डिपेंडिंग वो ले जाता था। तो करप्शन की वजह से। और दूसरी चीज जो होती थी, बहुत सारी फेक एंटिटीज क्रिएट होती थी, जैसे बेटियां पैदा हुई नहीं होती थी तो लेकिन उनकी वजह से रेवेन्यू लीकेज काफी होती थी। इसी तरह से बाकी स्कीम से मैंने एक एग्जांपल ली। तो ये अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो ये लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी ये बैंकिंग सर्विसेज अवेल क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि बैंक अकाउंट नॉर्मली खुलाना एक कॉस्ट होता है। उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, उसमें एक बहुत ही लंबी चौड़ी वो फहरिस्त है डॉक्यूमेंट्स की, शायद बहुत सारों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो सरकार ने कहा कि हम कुछ ऐसी स्कीम निकालेंगे जिसकी वजह से हम इन वाले लोगों को इस जुमरे में लाएंगे, इस एम्बिट में लाएंगे कि ये बैंक अकाउंट्स खुल जाए इनके। अभी पिछले 5 साल में लगभग 2 करोड़ 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स, विच इज फिनोमिनल फीट। 50 करोड़ ऐसे बैंक अकाउंट्स है, 49,000 समथिंग, वो ऐसे लोगों को इसमें लाया गया। और अभी उन अकाउंट्स की बैलेंस अगर देखिए लगभग 2 लाख करोड़ है। सो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ बैलेंस। मीन सरकार अब जो भी बेनिफिट्स करती है इनके थ्रू। और इसके अलावा क्या किया, आपने देखा होगा कि हमने पिछले एपिसोड्स में बहुत ज्यादा बात की कि कार्ड के थ्रू जो पेमेंट्स होती है उसमें चार्जेस लगते हैं, क्योंकि उसमें मास्टर कार्ड
और वीजा जो कि उनकी इंटरनेशनल services avail कंपनीज करते है हैं तो- उनको पैसे देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली तो इस अकाउंट के थ्रू सरकार ने रुपे कार्ड इशू किया। किए हैं। अब जिसके पास भी रुपे कार्ड है उसको 2 और बेनिफिट्स मिलेंगे अकाउंट के अलावा। राइट एक तो 1 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है उसको, ओके और 30,000 रुपए का उसको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है इन केस ऑफ एनी, अल्लाह ताला बचाए, किसी की डेथ हो God जाए तो forbid उसके कोई- जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको 30,000 मिलेंगे एक्सीडेंटल। उसमें उनको लेकिन रुपे कार्ड होना जरूरी है, उन्हीं अकाउंट्स को मिलेगा, क्योंकि जनधन में रुपे कार्ड के बगैर भी अकाउंट्स होते हैं। ओके तो ये वाला पैसा एक फॉर्मल सेक्टर में आ गया। दूसरी चीज सिक्योरिटी मिल गई लोअर तबके को, एग्जैक्टली और सरकार के पास एक पूल बन गया जिसकी वजह से सरकार ऑब्वियसली उनकी अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो इस पूल में से भी यूज करते हैं, और रेवेन्यू लीकेज जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। एग्जैक्टली इसके अलावा और भी स्कीम्स है जिनके बारे में हम बताएंगे। प्रोबेबली ये बड़ी अच्छी शुरुआत जो आपने शुरुआत में कहा कि इसका हम रैशनल समझे हैं कि ये आया, ये पॉलिसीज़ क्यों हैं, ये स्कीम्स क्यों हैं। हमारे समाज में जो निचले तबके हैं या ऐसे कई सारे तबके हैं जो खुदा न खास्ता किसी कैलेमिटी की वजह से ऐसे हालात में आ जाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं रहता। इनाम साहब आपकी तरफ आऊँगा कि हमने समझ तो लिया कि एजाज साहब ने बखूबी हमें समझाया कि ये स्कीम्स क्यों हैं, जी गवर्नमेंट इन स्कीम से क्या चाहती है। सही लेकिन उसमें निशानदेही थोड़ी एजाज साहब ने कर ली कि उसमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जी। हैं। उसमें पहले इन्होंने कहा कि जब से शायद जब तक ये डिजिटल बैंकिंग नहीं थी तो तब एक डिस्क्रिप्शन रहती थी एक इंसान की कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, वो पेपर चेक कर रहा है, बहुत सारों के पास पेपर हाँ, नहीं है। जी। मेरे ख्याल उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आप ये बता दें कि 3 कैटेगरीज हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। एक जी। तो सेविंग्स हमारी आती हैं, सही इंश्योरेंस बात। आता है और लोन्स। एक तो आप इन 3 कैटेगरीज को जरा जेनरिक समझाएं कि ये कैटेगरीज क्या है। दूसरा जी। ये भी बताएं हर कैटेगरी में अगर आप चुनिंदा 1-2 स्कीम्स भी बता दें तो जी, हम जरा definitely। डिस्कशन को और ओपन करते हैं। जी, हमने एक्चुअली क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, एजाज साहब ने पहले ही बताया कि मुख्तलिफ तबके हैं। कुछ लोगों की आमदनी बहुत अच्छी है, कुछ की है ठीक ठाक, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं है, जी। तो उनको वक्त वक्त पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का ये ख्याल कि सोशल सिक्योरिटी ऐसे लोगों को प्रोवाइड करें, तो उसके लिए वो डिफरेंट स्कीम्स वक्तन फवक्तन मतलब लाते हैं। उन स्कीम्स में 2 तरह की भी स्कीम्स अगर उनको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जिनका गवर्नमेंट आपको सारा कुछ प्रोवाइड करती है आपको वहाँ, लेकिन आपको क्या करना होता, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता, आपको अपनी एलिजिबिलिटी मतलब कंफर्म करनी होती है कि ये बंदा है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट के पास। एक एग्जांपल इस हाँ, स्कीम के दे रहे मैं हैं आप? बिल्कुल बताता हूँ एग्जाम्पल। एक तो विडोज के लिए पेंशन है, Okay। ओल्ड एज है, जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, Okay। तो उनके लिए डिफरेंट पेंशन्स की स्कीम्स है। Right। तो जो हमारी सोसाइटी का ऐसा एक तबका है जिनको मतलब जो कमा नहीं सकते है या जिनके हालात ऐसे हैं कि वो अभी काम करने के लायक नहीं है, जी। तो उनको कोई सपोर्ट सिस्टम दूसरा नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ऐसी स्कीम्स होती है। Right। तो दूसरा जो सेक्टर है स्कीम्स का, वो है कि ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है जिनमें आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना। वो भी ऐसे ही लोगों के, कुछ लोग काम करते हैं लेकिन लाइक जिसको हम कहते हैं डेली वेजर्स होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड लोग होते हैं जिनके पास बेसिक कुछ चीजें मतलब हो, थोड़ी जमीन हो, लेकिन उनका फाइनेंशियली उतना भी अच्छा नहीं है कि उनको वो अपने आप के सब चीजें, तो वहां पे भी गवर्नमेंट मतलब वो कम, जिसको बोलते हैं ना कम, इसमें मतलब बहुत बेसिक प्रीमियम या बेसिक जो आपको पैसा देना पड़ता है उसमें वो स्कीम्स करते हैं। Right। उसमें से एजाज साहब ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात की, वो उसने उसको रेवोल्यूशनाइज किया। Okay। वो क्या है कि हर किसी हाउस होल्ड के लिए एक बेसिक अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए। Okay। जब वो बेसिक बैंक अकाउंट बन जाता है तो वो फिर डिफरेंट स्कीम्स के साथ और दूसरे गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वो आती है। Okay। तो अगर ये जो मैंने अभी पेंशन की बात की कुछ लोगों का, तो उनका पैसा भी जो है अब मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, वो भी उनका डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। उनको पहले गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि वो जब भी कोई कास्ट किसी चीज की निकालती थी तो उसमें से ये प्रिविलेजेस और लीकेजेस बहुत ज्यादा होती थी। Right। तो ये क्या होती थी, यही चीजें एजाज साहब ने बात की उनकी कि मतलब कोई कट लेता था कहीं पे क्लर्क बनाने के लिए या कहीं पे इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए भी रिश्वत देनी। तो इन चीजों का मतलब कंप्लीटली ये खत्म करने के लिए
तो बेसिक जो है, जो मेन अकाउंट PMJDY जो आया, तो उसने ये चीजें कम कर दी। तो बेसिक अकाउंट वहां से आया, तो अगर किसी का ओल्ड एज पेंशन है, किसी का दूसरा है, तो वो डायरेक्ट इसमें आता है। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स की 3 तरह की, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो है सेविंग्स हमारी, कि कोई मैं छोटा आदमी हूँ, थोड़ी मजदूरी करता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो मैं थोड़ा पैसा कमाता हूँ, लेकिन इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ सेव करने की। तो वहां पे सेविंग्स, तो उसके लिए सेविंग स्कीम्स। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि बहुत सारी रिस्क वगैरह होती है, तो उसके लिए बेसिक इंश्योरेंस की स्कीम्स है कि खुदा न खास्ता किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया काम करते करते, तो उसके लिए भी स्कीम्स लाई गई। तो वो स्कीम्स, और उसके बाद कि एक बंदा है, अब वो काम करने की पोजीशन में नहीं रहा, मतलब ओल्ड के, अब वो काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए पेंशन की स्कीम्स, या किसी को ऐसी खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी हुई कि अब वो काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी मतलब पेंशन की स्कीम, तो ताकि वो उसको उम्र भर के लिए वो कम से कम बेसिक सपोर्ट मिल सके। ओके, इनाम साहब, बड़ी बखूबी आपने ये एक्सप्लेन कर लिया। मेरे ख्याल से अब इस डिस्कशन में हम उस मकाम पे आ गए हैं जहां हम पर्टिकुलर चुनिंदा 2-3 स्कीम्स जरा उनका खुलासतन डिस्कस करें, और उसमें बेनिफिशरीज कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे बेनिफिशरीज को एक्सेस करनी है वो स्कीम्स। तो मैं एजाज साहब आपसे शुरू करता हूं। सेविंग्स, लोन, इंश्योरेंस और पेंशन, ये 4 कैटेगरीज हैं जो इनाम साहब ने बताई। आपसे शुरुआत करता हूं कि कोई स्कीम आप बता दें और जरा उसका हम खुलासा कर लें। पेंशन में ये है कि अभी अगर हम देखिए, सिंस लास्ट 30-40 ईयर्स हिंदुस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ गई है, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ लिविंग लॉन्गर नाउ। सो एक इंसान की एक वर्किंग एज होती है जहां पे वो कमा पाता है, वो कोई भी प्रोफेशन हो, वो डॉक्टर हो, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, या फार्मर हो, या लेबरर हो, उसके बाद वो काम नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बड़ी है, जिंदगी को चलाने के जो खर्चे हैं वो निकालने के लिए यू नीड टू हैव पेंशन। तो पेंशन स्कीम की बात आई तो जनधन के साथ ही सरकार ने और एक स्कीम लॉन्च की थी, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना प्रिसाइसली थी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, ज्यादा टारगेट किया गया था उनको, बिकॉज वो काम करते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, जितना कमाते हैं शाम को वो खर्च करते हैं, और सेविंग्स नाम की कोई चीज होती नहीं है, और पेंशन तो बिल्कुल दूर की बात है। तो एक बड़ी नॉमिनल रेट रखी उस पेंशन के लिए कि आप 30 रुपए, आई थिंक 30 रुपीज इज 40 रुपीज बेसिक शुरू करने से 40 रुपीज का प्रीमियम, विच इज वेरी अफोर्डेबल। मतलब अगर आज दिन की लेबर की JNK में देखें तो 600 रुपए दिन का कमाता है, तो मीन्स महीने के अगर 20 ही दिन काम करेगा तो 12,000 कमाता है, उसमें से 40 रुपए इज वेरी स्मॉल, वेरी नॉमिनल। उस पे वो एक इंश्योरेंस ले सकता है, सॉरी दिस पेंशन स्कीम ले सकता है, और राइट आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज उसको वो 40 रुपए नहीं भरने, फिर 60 से उसका जो है पेंशन स्टार्ट हो जाता है, विच रेंजेस फ्रॉम 1000 से 5000। तो ये डिपेंड करता है कि बंदे ने प्रीमियम कितना भरा है। 40 से स्टार्ट होता है, मतलब 1000 आपको 40 पे मिलेगा, तो 5000 भी एक दवाई के लिए या बेसिक सी चीजों के लिए आजकल की डेट में अगर हम अभी का वैल्यू देखें बहुत कम है। लेकिन हमने नोटिस किया है कि इवन छोटी सी अमाउंट अगर रेगुलर मिले तो इंसान एक सेफ जिंदगी बसर करने में कामयाब हो जाता है, पर्टिकुलरली लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अटल पेंशन योजना इज वन। लोन्स की अगर हम बात करें तो सरकार ने एक मुद्रा स्कीम निकाली। मुद्रा स्कीम बेसिकली देखा गया था कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है ये बड़ी अनइवन अपॉर्चुनिटीज देता है। जिसके पास कोलेटरल है वो ऑलरेडी वेल्दी है तो उसको लोन मिलता है, जिसके पास थर्ड पार्टी गारंटी है उसको लोन मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये 2 चीजें नहीं है लेकिन उनको फाइनेंस की जरूरत है, जिसमें बहुत छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे कारोबारी या छोटे कारखाने आते हैं। तो सरकार ने इसमें स्कीम में 3 लेवल्स पे कैटेगराइजेशन की, शिशु, किशोर, तरुण एंड किशोर, ये 3 लोन्स। इसमें कौन एलिजिबल है? इसमें फीमेल्स की भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से एक कंसेशंस है, और नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स की है। मींस आप किसी भी कारोबार को लेके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाएंगे, छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाएंगे, मुझे इस चीज के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद आपकी वो असेस करेंगे क्रेडिट ऑफिसर। उसके बाद इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक बिल्कुल कोलेटरल फ्री, पहली जो स्कीम है सबसे छोटी वो अप टू 10 लाख है, उसके बाद इसी तरह क्वांटम इंक्रीज होता है, तो उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। अगर आपको बैंक ने इनकार किया तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं ओम्बुड्समैन के थ्रू, जिस पे हमने ऑलरेडी बात की है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए इसमें लैंडिंग करना। और
इसमें अभी तक की जो लैंडिंग हुई है मैक्सिमम लैंडिंग पीएसयू बैंक्स ने की है, क्योंकि सरकार का वहां पुश ज्यादा होता है। प्राइवेट बैंक्स के लिए ये थोड़ी बहुत नॉन ल्यूक्रेटिव होती है और उसमें मे बी एनपीए ज्यादा हो जाए। तो अगर आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो नाजरीन से दरखास्त है कि आप सरकारी बैंक्स में जाएं। यहाँ पे सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई है, या J&K का सरकारी बैंक जम्मू कश्मीर बैंक है, या पीएनबी है, बहुत से बैंक्स हैं। तो उनके थ्रू ये स्कीम्स जल्द से मिलती है और उनके स्टाफ इस स्कीम्स को लेके ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। ओके, तो दैट इज अनदर लोन्स को लेके। यहाँ एजाज साहब कथा कलामी के लिए माफी, इससे पहले हमने अटल पेंशन योजना की बात की, मुद्रा लोन की बात की। दोनों चीजों में आप काइंडली हमें ये बता दें कि बेनिफिशियरीज तो आपने बता दिए कि इनके बेनिफिशियरीज कौन है, बट एक्सेस करने के लिए एक प्रोसेस होगा। बिल्कुल, वो प्रोसेस क्या रहेगा? अगर इनाम साहब आप चाहें तो आप प्लीज। मेरे ख्याल से इसमें बेसिक्स जो रखा गया है बेसिक प्रोसेस करने के लिए कि आपका केवाईसी वो आपका आधार मोस्ट ऑफ चीजों के लिए ये एलिजिबल है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार होना चाहिए। हाँ, आधार होना मोस्टली खाली की जनधन अकाउंट के टाइम अगर आपको आधार नहीं तो आपको वहां पे लिमिटेड सहूलियात मिल सकती है। अदरवाइज कोई भी स्कीम या कोई भी लोन या कोई भी ये अवेल करने के लिए आपको बेसिक केवाईसी नॉर्म्स जो आधार है आज के डेट में वो पूरी तो करनी है। आधार पूरी करनी। तो एजाज साहब की बात को मैं थोड़ा सा ऐड भी नहीं करना, मतलब थोड़ा सा मैं ये उसको एग्जाम्पल से कि जो हमारा जो ये है मुद्रा लोन्स है वो मिनिमम 10,000 रुपए से भी, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले पटरी वालों को या कोई ऐसा जिसका मतलब रेडा लगाना हो, कोई बिल्कुल बेसिक चीज के लिए, तो 10,000 रुपए से भी आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अप टू 20 लाख रुपए। तो इसमें आपको कोई गारंटी की कहीं पे जरूरत नहीं है, ना कोई कोलेटर रखना है। नाम साहब प्लीज एक और पॉइंट की जरा एक्सप्लेनेशन कीजिए। जो आपने कहा कि केवाईसी कराना है, तो ये हमें बैंक जाके केवाईसी कराना है हर किसी ने, जिस बैंक से वो जहां पे, हाँ वहीं पे बिल्कुल। जो ही आप पहली जो इनाम साहब ने सही कहा ना कि इसमें अच्छे कॉर्नर स्टोन इसमें है जनधन अकाउंट, ओके, या कोई भी अगर आपका सेविंग अकाउंट भी चलेगा, उसमें आपका केवाईसी ऑलरेडी हुआ होता है। केवाईसी में क्या चीज आती है? आपका फोटोग्राफ आता है, आपका आधार आता है, और मे बी एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट में भी इलेक्शन कार्ड मांगे या कुछ और मांगे। सो बेसिक सी 2-4 चीजें हैं जो लेके आपका ये अकाउंट खुल सकता है। अगर आपको खाली सेविंग्स अकाउंट खोलना है जनधन योजना के तो उसमें आपको पैसे डालने की जरूरत भी नहीं है, जीरो बैलेंस पे भी खुलता है। ओके। अगर आपको लोन निकालना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे वो एसेस कर पाएंगे कि आपको किस चीज के लिए लोन चाहिए और कितना चाहिए। उसके लिए अभी फॉर्मेट वगैरह बन के होता है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आपको कि वो ऐसे ही तरतीब दिया गया है कि कोई बंदा जिसकी उतनी एजुकेशन नहीं है वो उसको अवेल करने के लिए, और उसमें मेरे ख्याल से बैंक फैसिलिटेट भी करता है। एक राइडर है कि आपका ऑलरेडी कहीं लोन चल रहा है तो आपको ये स्कीम्स नहीं मिलेंगी। ओके, तो आपको एनओसी लानी पड़ती है कि आप कहीं डिफॉल्ट कर चुके या ऑलरेडी क्रेडिट चल रहा है, या आपकी ऑलरेडी बिजनेस लोन चल रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है, तो आप मुद्रा लोन खाली बिजनेसेस के लिए है, तो मुद्रा लोन आपके लिए डिफिकल्ट है। अगर मैं अपने नाजरीन के लिए जरा इसको सम अप कर दूं तो अभी तक काइंडली करेक्ट मी अगर मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ, बेसिक आपको अगर कोई चीज चाहिए तो वो आपका एक अकाउंट होना चाहिए बैंक में। तो जब आपका एक अकाउंट है बैंक में, चाहे वो जनधन अकाउंट आपने खोला हुआ है या आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोला या कोई सा भी अकाउंट किसी बैंक में खोला हुआ है, तो उससे हम ये समझते हैं कि आपका केवाईसी हो चुका है, तभी आपका बैंक अकाउंट खुला है। और जब भी आप किसी स्कीम को एक्सेस करना चाहें, आपका वो लिंक जो है वो बैंक अकाउंट बन जाता है, आपके पैसे वहां से आते हैं, आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, या जो भी उसकी प्रोसेस है वो सारी बैंक से होती है। और इसमें एक अभी जो हमने 2 स्कीम्स मुद्रा लोन इसकी बात की, उसमें एक राइडर एजाज साहब ने बोला कि एक एनओसी भी आपको लानी है, ये बताने के लिए कि आपका कहीं और से कोई लोन नहीं है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन नहीं लिया हुआ है। परफेक्ट। इनाम साहब, हमने मुद्रा लोन की बात की जो एक लोन का आ गया, हमने सेविंग्स में अटल पेंशन की बात की, इंश्योरेंस और सेविंग्स में अगर आप काइंडली कुछ हम अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं, बेसिक्स में जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, राइट, जो किसी भी मतलब जनधन वाले के लिए वो मतलब ही कैन अवेल दैट फैसिलिटी। वो ये बेनिफिट्स हैं इसमें है? बेनिफिट्स इसमें बेनिफिट्स ये है कि आपको किसी भी तरीके से खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाएगी, आपको 2 लाख रुपए का ये कवर मिलता है, और आपको ईयरली 436 रुपया भरना है। इसका प्रीमियम है, इसका प्रीमियम है इतना। ओके। तो आपको मतलब किसी भी सूरत में अगर देयर इज नो नीड ऑफ एक्सीडेंटल या कोई काज होना चाहिए, ऐसा मतलब किसी भी काज से अगर नेचुरल डेथ हो जाए भी किसी भी तरीके से हो जाएगी तो आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। 436 रुपए पर ईयर। कोई टाइम फ्रेम की कितने टाइम तक की आप
नहीं, इसमें से आपको 40 साल की एज तक भरना है। अच्छा, 18 से 40, लेकिन आपका कवर रहेगा से 70 इयर्स तक। ओके। उसके बाद है दूसरी ही स्कीम, वो भी थोड़ा ऐसे, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से तरतीब दिया गया है कि इसका प्रीमियम इससे भी बहुत कम रखा गया। ओके। वो है सुरक्षा बीमा योजना। ओके। उसमें लेकिन ये खाली एक्सीडेंटल डेथ कवर करती ओके। है। वो किस तो ये तरीके फर्क भी, एक- हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें आपको 20 रुपया खाली प्रीमियम भरना है पर साल एनम। का। 1 साल का। 1 साल का 20 रुपया प्रीमियम भरना है। और उसमें क्या आपको कवर मिलता है, आपको अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाए जो सीवियर नहीं हो तो 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। और अगर सीवियर एक्सीडेंट मतलब डिसेबिलिटी सीवियर है तो आपको 2 लाख, या एक्सीडेंटल डेथ पे भी आपको 2 लाख आप रुपए मिल सकते मिलता है। ओके। तो दीज आर द बेसिक। यहाँ पे एक पॉइंट जी, इंपॉर्टेंट प्लीज। नाज़रीन के लिए प्लीज। समझना जरूरी है कि यही स्कीम अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से लेने जाएंगे तो 10 गुना कॉस्ट पे पड़ेगी। ओके। मतलब जो इतने बेनिफिट्स है ये बहुत कम है। आपका मतलब जो 40 रुपीज़, अगर यही स्कीम हम लोग में भी 400-500 रुपये प्रीमियम पे मिलेगी। अब ये 40 रुपए में क्यों मिल रही है? क्योंकि इसका जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो सरकार दे रही है। एग्जैक्टली। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्कीम का जो बहुत सारा पैसा सरकार की जेब से जा रहा है। एजाज साहब की बात, मैं इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा बताने के Please. लिए कि 13 करोड़ लोगों ने ये स्कीम अवेल की है 2022 तक। तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन का तकरीबन 10% हिस्सा ये स्कीम लेती है, दैट मीन्स कि बहुत मतलब सस्ती है, बहुत ही लुक्रेटिव है। दैट हिसाब से एग्जैक्टली। मतलब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, लगभग 10% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, विच इज अराउंड 12 लाख से ज्यादा, 12-15 लाख। तो मेरे ख्याल में सरकार को चाहिए कि इसकी ज्यादा अवेयरनेस करें, जैसे लोगों को पता चले कि ये क्यों है। एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर्चुनेटली आपने रिसेंटली देखा होगा कि गोल्डन कार्ड बड़ी फेमस स्कीम हो गई, उसकी बहुत बेनिफिट्स भी उठाए लोगों ने क्योंकि उसकी प्रमोशन अच्छी हो गई। Exactly. उसके उसी तरीके के लोडेड फीचर्स इन सब स्कीम्स में है जो कि नाम साहब ने बिल्कुल बड़ी सही बात। डिटेल में बताए। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और थोड़ी बहुत बैंक्स को चाहिए कि हैंड होल्डिंग करें, क्योंकि ये ल्यूक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं तो बैंक्स इसको डिस्करेज करते हैं। सॉरी टू से, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, वो प्राइवेट हो वो पब्लिक हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा बिजनेस फिगर नहीं होता है। अकाउंट बनता है उसमें मे बी 10 रुपये या 100 रुपये होता है फिर। लेकिन बैंक्स को चाहिए वो हैंड होल्डिंग करें ऐसे तबकों की, ताकि उनको इस एम्बिट में लाएं। और बहुत सारी हमारी जो ऐसी सोसाइटी है जो कि बहुत इन चीज़ों की वजह से एक बहुत पीछे रह जाती है और बहुत सी मुसीबतों का सामना करती है। एग्जैक्टली। सरकार के पास स्कीम्स है, सरकार पैसा दे रही है, तो इसका फायदा उठाने के लोगों के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। आप दोनों ने अवेयरनेस की बात की, उसी अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये टॉपिक आज का चुना था कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से नाजरीन तक ये बात पहुंचे। और मैं ज़रा रिवाइज फिर से कर दूं कि नाजरीन, ये जो आप स्कीम्स यहाँ पे सुन रहे हैं, काइंडली आपसे इस्तदा है, गुजारिश है कि ये स्कीम्स आपने हमारे दोनों मेहमानान ने बखूबी इनको बताया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, बहुत सारी कस्टमाइजेशंस होती हैं एक पर्टिकुलर स्कीम को हासिल करने में। आप काइंडली अपने नज़दीकी बैंक पे जाएं, वहाँ आप जो वहाँ के मुलाजमीन हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें, दरियाफ्त करें कि इस स्कीम के लिए क्या है। एंड आई होप कि वो वहाँ पे आपकी मदद करेंगे और यू बी एबल, आप ये स्कीम हासिल कर सकते हैं। एजाज साहब, इनाम साहब, दोनों से ये सवाल, हमने अटल पेंशन योजना की बात की, हमने इंश्योरेंस की बात की, हमने एक मुद्रा लोन की यहाँ पे लोन्स की बात की, लेकिन इसमें क्या ऐसी भी कोई स्कीम है, जैसे आपने अभी गोल्डन कार्ड, जी एक गोल्डन कार्ड की एग्जांपल दी थी, उसी पे मैं आने वाला था कि जैसे हमने एक निशस्त भी की थी हेल्थ पे, उसमें भी हमने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बताई। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ पे आ रहा था, आजकल ना एक ट्रेंड चल पड़ा है, या ट्रेंड भी नहीं चल पड़ा है, ज़रूरत भी है कि अब मुलाजमत वैसी नहीं रही, तो ज़्यादा लोग अपना कुछ करना चाहते हैं, जिसमें आप लोन कहें, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको कहें, सीड मनी, जो भी आप उसको जो भी नाम दें। तो आपने एक लोन का तो आपने बता दिया, इज देयर एनी अदर स्कीम? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे नौजवान जो हमारे हैं वो इस मुश्किल से दो चार, पूरा एपिसोड करना पूरा पड़ेगा। एपिसोड भी करें वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन बेसिक में अगर ये बताएं कि मिशन यूथ के तहत 3-4 स्कीमें अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो अप्लाई होती है, वो बेसिक लोन्स, फॉर एग्जांपल एक लोन है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही दिया जाता है। आपकी अगर मतलब कोई गाड़ी का, अगर आप ट्रांसपोर्ट, कोई आप कमर्शियल पैसेंजर या लोड कैरियर ऐसा कुछ लाना चाहते हैं, उसके लिए भी है। उसके अलावा से स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप और एक स्कीम है जो नौजवानों को दी जाती है जिनके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो इसी तरह से बहुत सारे, इसी तरह से वुमेन के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं जो
पर्टिकुलरली खवातीन के लिए। There is mother of all schemes for manufacturing, that is CGTMSE. ओके, उस पर लेकिन जैसे कि इनाम साहब ने भी कहा कि उसके लिए एक एपिसोड चाहिए पूरा, कि वो बहुत डिटेल और एग्जॉस्टिव स्कीम है कि आपको सब्सिडीज मिलती है, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, और आपको लैंड भी मिलता है जो कि DIC देता है यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, या इवन अगर आप इंडस्ट्रीज में नहीं जाना चाहते, होम बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी फायदे हैं। और जो भी आप मशीनें लाते हैं उसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन आता है, और जो भी आप लोन निकालते हैं उस बिजनेस के लिए उसमें सरकार इंटरेस्ट भी आधा पे करती है। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम एक पूरा एपिसोड करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक हमने मोरलेस तो सारे इसके पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी शायद जहन में रहेगा कि हमने बात की कि स्कीम है, हमने ये भी बात की कि स्कीम कितनी बेनिफिशियल है, हमने ये भी बात की बेनिफिशियरी कौन सा है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत टाइम से तो ये स्कीम्स हैं, तो कोई तो रीज़न रहा होगा कि लोग अवेल करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसा आपने कहा अवेयरनेस एक पॉइंट है कि अवेयरनेस ज़्यादा होती तो ज़्यादा लोग करते। क्या और भी कुछ वजूह हैं कि जिनकी वजह से लोग ना ये नहीं करते अवेल? मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली जो बैंकिंग इदारे हैं कमर्शियल इंटरप्राइजेज होते हैं, दे आर फॉर प्रॉफिट। अब सरकार इनके थ्रू बहुत सी सोशल सेक्टर स्कीम्स पर्टिकुलर PSU बैंक्स के थ्रू पुश करती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी बैंक ब्रांच का बिजनेस 100 करोड़ है, उसमें से ऐसे 20% ही अकाउंट होते हैं जिसमें 90% बिजनेस 80% बिजनेस होता है, बाकी दैट्स कॉल्ड एज नॉइज। छोटे छोटे अकाउंट होते हैं रिटेल के, हालांकि कुछ उसमें से बहुत बेनिफिशियल होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट खुले रख दिए, तो बैंक्स के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, तो बैंक्स डिस्करेज करते हैं। जो आपने इससे पहले भी, देयर आर नो इंसेंटिव्स फॉर बैंक्स। आप जाएं, आप उनको पूछें कि मुद्रा लोन चाहिए मुझे, मेरे पास गारंटर नहीं है और मेरे पास ये नहीं है, कोलैटरल नहीं है, दे वुड गिव यू इजीली, आराम से। अगर आप पूरी तरीके से पुश करके जाएंगे, मतलब बहुत मेहनत करके आपको लोन निकालना पड़ेगा विदाउट कोलैटरल एंड विदाउट गारंटर। आई थिंक इनाम साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हमारे नाजरीन के लिए कोई आप उनसे बताना चाहें कि ये सारी स्कीम्स करने के लिए एक अवेयरनेस मैसेज उनके लिए कि क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि हमने देखी किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है यही बात बतानी है कि ये जो मोस्टली स्कीम्स है इसमें मतलब गवर्नमेंट की गारंटी पीछे से आती है, तो थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है इनको, मतलब जाना है अब वहां पे, मतलब तकाजा करना है और हासिल करनी है। देर इज मतलब ये कोई भी बैंक, इवन अगर आप प्राइवेट बैंक्स के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको डिने ये स्कीमें नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उनको भी अपना एक इंसेंटिव होता है कभी कभी, क्योंकि ये मोस्टली ये जो स्कीमें आती है ये बैंक के आती है, इसमें एजा साहब उसको क्या कहते हैं जहां पे वो नेसेसरी क्रेडिट देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आती है, तो उनको एक पोर्शन देना ही पड़ता है। थैंक यू इनाम साहब, थैंक यू एजाज साहब। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है, आपसे लेते हैं इजाजत, खुदा हाफिज। संघर्ष दोनों का सदियों से